है ना। फिर भी इन पॉइंट्स को जल्दी जल्दी बता दे रहे हैं कि कैवेलियर हार गए थे। किससे हारे होंगे बताओ। वास्तव में कैवेलियर जो थे ना, देखो इसके पीछे एक कॉन्स्पिरेसी थी। पहले जो राउंड हेडेड लोग थे ये किंग के साथ थे, समझ रहे हो। राउंड हेडेड पहले किसके साथ थे, बाद में क्या हुआ, ये सब थे हरामखोर, समझ ना। मतलब ऐसे हरामखोर चापलूस टाइप के। इनने कहा कि यार जो किंग जो है ना, अच्छू ज्यादा ही वो है, ये लोग इसके अगेंस्ट हो गए और उसको ना मरवा दिया। और सोच के देखो, किंग को मरवा दिया, उसको पब्लिक में ले जाके उसका सिर कटवाया गया। मतलब किंग से ऊपर कोई अथॉरिटी चलती थी उस समय? कौन सी अथॉरिटी चलती थी? चर्च की अथॉरिटी। चर्च मतलब बहुत पावरफुल हुआ करता था, और हमेशा से ये नियम रहा है प्रकृति का नहीं, मतलब इंसान के द्वारा क्रिएटेड है, समाज के द्वारा, कि जिसके पास पैसा वो ताकतवर। किंग का तो पैसा आता जाता रहता है, काहे कि वो बेचारा सेवा भाव करना पड़ता है, उसको मैनेज करना पड़ता है। चर्च के पास कहाँ से क्या होगा, उसके पास सिर्फ पैसा आता आता है। खर्च काय में होना है, अच्छू में नहीं, खावे पीवे में का कित तो हो है। राजा के दरबार में तो सेना रखनी पड़ती है ना। राज्य में मैनेजमेंट करवाना पड़ता है, रोड है, सड़क है, कुआ पानी सब। चर्च को क्या करना है, उस पब्लिक से भी लेना ही लेना है। इसलिए चर्चों में इतना पैसा मिला, इतना पैसा मिला कि क्या बता, इतने ताकतवर होते थे वो लोग। तो राजा को बीएड करवा दिया गया, क्योंकि राजा भी मूर्ख था, मतलब ऐसा मूर्ख था कि काई का हो, कुछ से कोई की बातों में लग बारे। अगर ऐसा, जैसे मान लो अगर ऐसा सरपंच हो ना, जो किसी की बात को ठीक ढंग से ना सुनता हो, ज्यादा दिन टिकता नहीं है, और लोग उसको पसंद नहीं करते पूरे जीवन भर। जनरेशन नफरत करती है ऐसे लोगों से, जनरेशन। यही हुआ, अपने यहाँ भी हुआ ऐसा। हमें कुछ लोगों के मन में बहुत नफरत भरी है, पूरे जीवन भी अगर वो प्यार प्रेम से बोलते रहे तो नहीं कर पाएंगे। और हमेशा लोग थूकते हैं उन पे, बाद में सम्मान थोड़ी करते हैं, पर हट रामखोर। सेम ऐसे ही हो गया। फिर इंग्लिश कॉलोनीज तो बढ़ ही रही थी, और एक खतरनाक काम ये हो गया कि ओलिवर क्रॉमवेल, है ना, लीडर बना, और 1649 में पावर में आ गया। पावर में आने का सिंपल मतलब, किंग की गद्दी पे बैठ गया। हाँ, अब इसके पीछे का मेन स्टोरी सुन लो। ओलिवर क्रॉमवेल गद्दी पे बैठा, ये था प्यूरिटन, इसने डेंजरस काम करवा दिए। हाँ नहीं है, सुन लो बता दे रहे। हर प्रकार की कविताएं, पोयम्स की जो बुक्स थी सबको बैन करवा दिया। लोगों की पब्लिक गैदरिंग सिर्फ मंदिरों के लिए चर्चों में अलाउ करवाई, ऐसे कोई नहीं मिलेंगे। बातें सिर्फ धार्मिक होंगी, है ना। अगर कोई भी मान लो कि पब्लिक प्लेस पे एक दूसरे को मिलते हुए पकड़ा गया, या मतलब बात करते हुए पकड़ा गया, या किसी को किसी ने पसंद कर लिया, तो उनको तुरंत पकड़वा के सजा सजा का प्रावधान किया गया, है ना। और फाइन, क्राइम के फाइन बहुत हाई करा दिए। ओलिवर क्रॉमवेल का बता रहे, इतने हाई करवा दिए कि आप क्राइम करने से पहले सोचो। और आपको अगर मौत की सजा मिलती है तो आपकी संपत्ति फिर चर्च की हो जाएगी। आपको अगर मारा जाता तो आपकी संपत्ति किसकी, चर्च की। मौका चाहिए, है ना। अगर कोई बड़ा सा बकरा फंस गया, अच्छा मालदार पार्टी, और देख लिया कि ये पब्लिक में किसी लड़की से मान लो बात कर रहा था बस स्टैंड पे, सिर्फ बात ही कर रहा था कि भाई बस कितने बजे आने,
पकड़ लो उसको, चलो ले चलो। नो ट्रायल डायरेक्ट पनिशमेंट, और आपके नाम पे टीका लग जाएगा कि आप पब्लिक प्लेस पे पकड़े गए। ऐसा लगभग इसने 20 साल तक किया। ओलिवर क्रॉम्वेल। हाँ हाँ। तो ऐसी जब ये सब कहानियां चली ना, तो लोगों को समझ में आ गया कि यार राजा क्यों जरूरी होता है, क्योंकि राजा ही प्रजा का दर्द समझ सकता है। लेकिन ये लोग ईश्वर को मानने वाले, ये ईश्वर को मानने वाले लोग थे। ये उनका लीडर था प्यूरिटन्स का, और पूरे उसमें प्यूरिटन्स ऐसे घूमते थे कि बिना हथियारों के टाइम बॉम्ब, ऐसा लगता था कि मतलब बिना हथियारों के टाइम बॉम्ब, जहां फट गए ना तो तबाही मचा देंगे। बस बढ़िया सफेद कोट पहने हैं, सफेद टोपी लगाए, घूम रहे हैं मार्केट में, आदमियों के पसीने छूट रहे हैं। धोखे से अगर कोई हाथ धर दो, कहीं त्यहीं बेचारों को तो मर गो। है ना खतरनाक माहौल। लोग इतना तो अपने यहाँ पहले पुलिस से भी नहीं डरते थे जितना इन लोगों से डरना पड़ रहा। फाइनली ओलिवर क्रॉमवेल की अति ज्यादा हो गई, तो उन्हीं प्यूरिटन्स ने इसको भी मरवा दिया। उन्हीं का लीडर था। इसके बाद का बेटा राजा बना, वो एकदम बकवास किंग था। किंग नहीं बना, मतलब अथॉरिटी बनी। वो एकदम बकवास आदमी था, मंद बुद्धि था, ज्यादा दिन नहीं टिक पाया। फिर एक टाइम ऐसा भी आया इसके बाद कि तब तक कोई किंग नहीं रहा, पब्लिक परेशान होने लगी। इसकी वजह से पता क्या हुआ, जब पब्लिक परेशान होने लगी, कुछ अच्छे लोगों ने उनने कहा कि भैया शाही परिवार में से कोई लड़का जिंदा है, जिंदा, इंग्लैंड में तो कोई नहीं, तो क्या करिए। तो कुछ लोगों ने कही, जो लोग घूम घूम के आए थे बाहर, उनने कही भैया किसी ने कहो का कोई जिंदा नहीं है। अपने चार्ल्स फर्स्ट आते ना, फ्रांस गए थे, है ना, उनके बच्चा के साथ। कोई एक बच्चा है चार्ल्स सेकंड, वह बुला लाई है, फ्रांस में रह रहा हुआ है। ये लोग गए, फ्रांस गए, और उससे रिक्वेस्ट करी कि प्रभु चलो, इंग्लैंड नष्ट भाव जा रहा हो पूरा। तो वो बंदा जैसे तैसे माना, फिर उसको यहाँ लेके आए। और जैसे ही वो आया, चार्ल्स सेकंड बहुत शानदार पर्सनालिटी था, मतलब फीलिंग के मामले में एकदम। कुछ लोग तो उसको गलत भी बोल देते हैं, और गलत बोल सकते हैं, सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू। उसने आते ही सबसे पहले जो रिस्ट्रिक्शंस थे वो हटवाए, थिएटर खुलवा दिया, सिनेमा खुलवा दिया, है ना, पब्लिक गैदरिंग्स अलाउ कर दी, जो लोग बाहर मिलते थे सब जैसे चाहे रह सकते हो, है ना, टैक्सेस वगैरह स्लो डाउन कराए, पनिशमेंट, हार्श पनिशमेंट खत्म करवा दी आके, और खुद भी लिटरेचर के प्रति बहुत ज्यादा वो था, झुका हुआ था, है ना। तो राइटर्स को फ्री हैंड दे दिया। देखो, ठीक है, तो यहाँ पे एक दो राइटर ऐसे हैं जिनको ना मतलब मौके के हिसाब से जीना आता है। इस मामले में मिल्टन भैया जो थे वो बहुत बढ़िया थे। चार्ल्स फर्स्ट की तारीफ में भी खूब लिखो, प्यूरिटन्स की पसंद को भी खूब लिखो। जैसे ही चार्ल्स सेकंड आ गए ना, सबसे पहले उनके स्वागत में जो पोयम लिखी गई थी, वहां भी जॉन मिल्टन ने लिखी थी। अच्छी लंबी लंबी तारीफ हमारी थी, राजा खुश हो गए। हाँ, कि जिन्हें पकड़ लोगो तो जॉन मिल्टन को, जितने भी जो थे ना प्यूरिटन्स थे, इनको पकड़ पकड़ के अच्छा दिया गया था डंडे।
इनमें इनमें खुद में भी घले थे, इनको खुद को भी घले थे, सुधर गए थे जी। तो ये चीजें होती हैं, ठीक। ये था बिहाइंड द सीन। डैन और हर्बर्ट को भूलना नहीं, है ना। हेनरी वॉगन और एंड्रयू मार्वल, चार ही के चार मेटाफिजिकल। जॉन मिल्टन भैया, चारों वर्क इंपॉर्टेंट है ना। कॉमर्स, लाइसिडियस ऑफ एजुकेशन, एरोपेगिटिका, है ना, बिल्कुल नहीं भूलना। इस केमिस्ट से एक व्यक्ति का नाम याद आना चाहिए, अल्बर्ट कैमू, ठीक। तो इस कैरोलिन एज में, अभी अपन कैरोलिन ही पे हैं, अभी चार्ल्स फर्स्ट को सिर्फ मतलब मार दिया गया था। इस एज में हुआ क्या, जब चार्ल्स फर्स्ट था, ड्रामा की ऐसी तैसी हो गई, ठीक है। लिटरेचर में मोरल और इंटेलेक्चुअल जागरण हुआ, मतलब जागने लगे। और क्या मोरल, मोरल इतना ज्यादा मोरल कर दिया, लोगों को इतना संत बना दिया, क्या बता दें। ये वो वाली कहानी, हाँ वही है। चलो, फिर एलिजाबेथन उत्साह जो था और जो देश प्रेम था वो खत्म हो गया। एलिजाबेथन में लोग जो जोश से लिखते थे, वो जोश खत्म हो गया। अब या तो सिर्फ तारीफें चल रही, या झूठी तारीफें चल रही, या अलग ही कहानी। लेकिन फिर भी इस समय की पोयम में वैरायटी मिलती है। जॉन मिल्टन के जो शुरुआती वर्क थे, उनमें आपको थोड़ा सा ऐसे ऐसे मिलेंगे वो। लेकिन जब चार्ल्स सेकंड आ गया ना, उसके बाद उन्होंने अपना मास्टरपीस लिखा है। किसकी बात कर रहे हो, मिल्टन का मास्टरपीस क्या है? नहीं, मेन वर्क, जिसकी वजह से हम मिल्टन को जानते हैं। हाँ, हाँ, एक तो वो है, अच्छा वर्क है, गुड। और मेन वर्क, जिसकी वजह से ही उसको मतलब मुख्य माना जाता है, और वही मेन है, सबसे बड़ा वर्क भी है उनका। तो मैं भूलो, दो में से एक ने बताई, दो ही में घाले, बहुत कम 50 बार जिक्र। अब समझी नहीं, सैटर्न, है ना, गुड एंजल बैड एंजल, वो तो उसमें होती है, इसमें भी होती है। लेकिन आगे बढ़े। क्रिटिकल एंड इंटेलेक्चुअल स्पिरिट रिप्लेस्ड, जो तार्किक और बुद्धिमत्ता की सोच थी वो रिप्लेस होके नेचुरल आउटपोरिंग, प्राकृतिक तरीके से जो दिन में जो बात आती है उसको उस पे आ गई। एलिजाबेथन में लोग ना लॉजिक से सोचते थे, मतलब ये समझ लो कि लिटरेचर में पावरफुल थे। अब यहाँ पे सिर्फ बात बाय हार्ट चलने लगी, जो कुछ करना है दिल से। क्योंकि रिस्ट्रिक्शंस बहुत थे, रेनेसा चलता रहेगा। तीन टाइप की पोएट्री दिखती हैं, प्यूरिटन्स, मेटाफिजिकल एंड कैवेलियर। इसमें धर्म की बातें मिलेंगी, इसमें सुंदरता की, और इसमें चापलूसी की। के बाद कैवेलियर पोएट आए और गए। ठीक है, प्यूरिटन, कैवेलियर और मेटाफिजिकल। अरे धर्म की, धर्म की मतलब ये ऐसा करना चाहिए, मेटाफिजिकल ब्यूटी की, सुंदरता, कैवेलियर में चापलूसी, मतलब सी से सी सी सी।
चापलूस, कैवेलियर, है ना? नहीं, कैवेलियर कैसा लिख दो, प्रेज फॉर किंग, प्रेजिंग फॉर किंग्स। कैवेलियर पोएट राजा की तारीफ में लिखते थे, है ना? फिर सरमन्स भी लिखे गए। सरमन्स मतलब सरमन्स धार्मिक उपदेश, लेक्चर, ये अपने प्रवचन देते हैं बाबा लोग। पैम्पलेट छपी, हिस्ट्री, फिलॉसफी, ये सब प्रोज में लिखा गया। कहने का मतलब प्रोज अच्छे फॉर्मेट में आ गया था यहाँ तक। ठीक। चलो, अब आ जाता है कॉमनवेल्थ। बहुत छोटा पीरियड है, आ जाओ। बहुत छोटा पीरियड है बट इंटरेस्टिंग है। जो कहानी तुम्हें सुना दी यहाँ मिल गई देखने। देखो, कॉमनवेल्थ पीरियड 1649 से 60 तक, ओनली 11 ईयर, सिर्फ 11 साल। This period, like the previous two period, belong to the Puritan age. ये ठीक। ये जो पीरियड है ये भी प्यूरिटन एज से बिलोंग करता है। ओनली इन दिस पीरियड देयर वाज नो मोनार्क इन इंग्लैंड। इस पीरियड में इंग्लैंड का कोई मोनार्क, आफ्टर द डेथ ऑफ चार्ल्स फर्स्ट, चार्ल्स फर्स्ट की मौत के बाद ओलिवर क्रॉमवेल द प्यूरिटन लीडर कम टू पावर। ओलिवर क्रॉमवेल पावर में आया था, वही चार्ल्स फर्स्ट को बीहेड करवाया था। When he died in 1658 when his son Richard Cromwell, जब जो भैया भी मर गए, इन्हें भी निपटवा दो, इनको बच्चा और रिचर्ड क्रॉमवेल become the ruler of England। कौन बना नेक्स्ट रूलर? रिचर्ड क्रॉमवेल। he ruled England till 1660, 1960 तक, मतलब 2 साल, बस 2 ही साल रह पाया। in this period Puritan become gradually unpopular। मतलब ये तो और ऐसा पीरियड था कि यहाँ पे प्यूरिटन्स को घंटा कोई वैल्यू नहीं मिली, क्योंकि ये तो पावरफुल नहीं था। द इंग्लिश पीपल रियलाइज्ड द मोनार्की वाज एसेंशियल फॉर देम। और इंग्लैंड के लोगों को ये बात समझ में आई, हमारे लिए मोनार्की बहुत जरूरी है। ये तो धर्म के नाम पे जो लोग बेच खा हैं और चर्चों में इतनो भरले हैं का अपन भी कई मांग है। कुछ मेजर राइटर थे जिनमें हमारे जॉन मिल्टन डिड नॉट राइट एनीथिंग इम्पोर्टेंट इन दिस पीरियड। इस एज में इनने कुछ खास नहीं लिखा, है ना? थॉमस हॉब्स एक पॉलिटिकल फिलोसफर है, बहुत फेमस है। ये पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा जाता है इनको। इनका वर्क है लेविएथन, है ना? इसका हमने 11th या 12th में नाम पढ़ा है। जेरेमी टेलर पॉली लिविंग सरमन, ये एक उपदेश है। पॉली डाइंग
असर में, मतलब अब तो उपदेश ही चल रहा है, टाइम ही ऐसा है। वॉगन एंड मार्वल कंटिन्यू राइटिंग, ये दो ही भैया, मतलब दोनों भैया लोग लिखत रहे चुपचाप शांतिपूर्वक, जीना पड़ेगा ना। द इन्फ्लुएंस ऑफ रेनेसा एंड प्यूरिटनिज्म डाइड आउट बाय द एंड ऑफ दिस पीरियड। मतलब रेनेसा और प्यूरिटनिज्म इस एज के समान समाप्त होते होते पूरे तरीके से खत्म हो चुकी थी। एलिजाबेथन रोमांटिक एक्सुबेरेंस इन दिस, और एलिजाबेथन के समय पे जो लिखने की जो वो थी ना उत्साह है ना, इच्छाएं, वो सब मर चुकी थी यहाँ आते आते तक। मतलब लिटरेचर बहुत, देखो ऐसे आया, एलिजाबेथन, जेम्स, कैरोलिन, कॉमनवेल्थ पे स्वाहा। फिर इसके बाद शुरू हो जाएगा हमारा एक और नया पीरियड, वो होगा न्यू क्लासिकल। अब यहाँ पे जब ये नीचे आ गया ना, अब इसमें एक टर्निंग पॉइंट आएगा। टर्निंग पॉइंट क्या आएगा? जब कभी लिटरेचर मर जाता है, मतलब लोगों की नेचुरल आत्मा मर जाती है, तो एक नया जोनरा जन्म लेता है। बिल्कुल ऐसे समझ लो कि मान लो अ, आप किसी दुख से जूझ रहे हो, और आपका वो दुख जब खत्म होगा ना, तो आप एक नए तरीके से निकलोगे, एक नए ही पैटर्न में निकलोगे। तो बस ऐसा ही हुआ यहाँ, लिटरेचर नए तरीके से ही लिखा गया, और जो नया जॉनरा आया ना, तो नाम भी नए नए मिलेंगे। और लंबी कहानी ये भी चल रही है, चीज पुरानी होगी, तरीके नए होंगे। इस एज के भी दो पार्ट होंगे। ठीक है, तो इसको अपन देखेंगे नेक्स्ट डे।